आज हम बात करेंगे इस पेंटिंग की। ध्यान से देखिए इस पेंटिंग को। ये जो लोग बैठे हैं, कुछ के मुंह पर दाढ़ी है और कुछ के माथे पे तिलक। एक तो संस्कृत या हिंदी जैसी भाषा में लिख भी रहा है, पर यह पेंटिंग है मुगल काल की। माथे पे तिलक लगाए हिंदी लिखते हुए आदमी मुगल दरबार में क्या कर रहे थे? क्या इन्हें यहाँ जबरदस्ती लाया गया या अपनी इच्छा से यहाँ आए? कौन सी महाभारत लिखी जा रही है यहाँ पर, जानते हैं आज के एपिसोड में। चले फिर। हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूँ डॉक्टर रुचिका शर्मा, पेशे से एक इतिहासकार हूँ और इतिहास की टीचर भी हूँ। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है। आप अपनी जिज्ञासा समझ पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। इसके अलावा अगर आप चैनल को किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पेट्रेन लिंक मौजूद है। आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं और सुपर थैंक्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस पेंटिंग में चल क्या रहा है? सरसरी तौर पे देखें तो 10 मर्द बैठे हैं, एक सी ड्रेस पहने, गुफ्तगू कर रहे हैं और एक कुछ लिख भी रहा है। ये 10 लोग है कौन? ऊपर वाले हाफ में जो बैठे हैं उनकी दाढ़ी मूंछ है, उनके आसपास किताबें पड़ी हैं। इन 4 में से 3 के हाथ में तस्बीह है, जिक्र के लिए। किसका? अल्लाह का। इसका हिंदू इक्विवेलेंट होगा माला जपना। तो क्लियरली टॉप हाफ में मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे हैं, काफी शानदार कालीन पे। बॉटम हाफ में बिना दाढ़ी के तिलकधारी 6 मेन बैठे हैं, जिनकी अगल बगल पोथी पड़ी हुई है। पोथी यानी स्क्रोल्स यूजुअली ब्राह्मण्स, कायस्थ वगैरह लिखने दिखाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनफैक्ट एक तो लिख भी रहा है पोथी में, फैसिनेटिंगली देवनागरी स्क्रिप्ट में। क्लियरली देन ये हिंदू स्कॉलर्स हैं। पेंटिंग देखने से मुगल दौर की लगती है। एक तो जो ड्रेस पहनी गई है वो मुगल जामा यानी रोब और साफा यानी टर्बन पगड़ी है। दूसरी, ये पेंटिंग में मल्टीपल सीन्स डिपिक्ट किए गए हैं। अटेंशन टू डिटेल है, हर आदमी की एक्सप्रेशन अलग। पीछे में आर्किटेक्चर का ग्लिम्स है, किताब तक की उम्दा डिटेलिंग है, देवनागरी के शब्द दिख भी रहे हैं। ये सब एक अच्छी मुगल पेंटिंग की निशानी है। पर ये मुगल काल के बाशिंदे कर क्या रहे हैं? वो भी दोनों हिंदू मुस्लिम स्कॉलर्स एक साथ बैठ के। ट्रांसलेशन, ऑफ कोर्स, अनुवाद। ये सीन एक मकतब खाना का है, यानी ब्यूरो ऑफ ट्रांसलेशन एंड रिकॉर्ड्स, अनुवाद घर। यहाँ एक किताब को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता था। मकतब खाना मुगल काल में अकबर के समय में शुरू किया गया था, 1574 में उनकी न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी में। बट सीकरी की कौन सी बिल्डिंग में? पेंटिंग के बैकग्राउंड में बिल्डिंग की थोड़ी सी झलक है, बट वेरी जनरल। अगर आप कभी फतेहपुर सीकरी गए हों तो आपको ऐसा ही इंटीरियर दिखेगा मोस्ट बिल्डिंग्स में। हर पैलेस कॉम्प्लेक्स की तरह फतेहपुर सीकरी में भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई जिसका पर्पस जरूरत के हिसाब से बदल सकता था। रिमेंबर हैरी पॉटर इन द रूम ऑफ रिक्वायरमेंट? जैसी जरूरत हो रूम वैसा बन जाता था। थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ। फतेहपुर सीकरी में कुछ बिल्डिंग्स का फंक्शन फिक्स्ड था, जैसे कि दीवाने आम, जनरल ऑडियंस हॉल, दीवाने खास जहाँ सिपा सलार, इंपॉर्टेंट मनसबदार, मेमार यानी आर्किटेक्ट्स वगैरह से बादशाह मिलते थे। इनकी बिल्डिंग्स फिक्स्ड थी, वो आज भी वैसे ही आइडेंटिफाई होती हैं। बट फतेहपुर सीकरी में काफ़ी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसका फंक्शन हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं कर पाए, फॉर द सिंपल रीजन कि उनका पर्पस बदलता रहता था ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कि द फेमस इबादत खाना बिल्डिंग,
जहां अकबर ब्राह्मण्स, जैन्स, वैष्णव, शिया, जेसुइट्स वगैरह के साथ डिबेट्स करते थे रिलीजन्स पे। वो एग्जैक्टली कौन सी बिल्डिंग में होती थी वो वी डोंट नो। ऐसे ही मकतब खाना यानी किताबों की ट्रांसलेशन ऐसी ही किसी बिल्डिंग में होती होगी जिसका कोई फिक्स्ड फंक्शन ना हो। तो मकतब खाना कहाँ था ये तो समझ आ गया, पर यहाँ होता क्या था? ऑफ कोर्स ट्रांसलेशन। बट किन किताबों की? अकबर के कोर्ट क्रॉनिकलर और उनके सबसे बड़े फैन अबुल फजल की अकबरनामा से हमें पता चलता है कि फैजी, जो अकबर के सबसे आला तरीन ट्रांसलेटर थे और अबुल फजल के भाई भी, उन्होंने कई संस्कृत वर्क्स को फारसी में ट्रांसलेट किया था, जैसे कि पंचतंत्र, नलदमन जो कि महाभारत का हिस्सा है, और काल्हान की राजतरंगिनी भी, जो कि कश्मीर की हिस्ट्री है और 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इस किताब में बाय द वे कश्मीर में मंदिर तोड़ने के इतिहास को बड़े अच्छे से बताया गया है। कई ऐसे हिंदू राजा का जिक्र है जिन्होंने मंदिर तोड़े। इस पे मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ उनके दादा मुगल बादशाह बाबर के मेमोआर्स रोजनामचा तुज़के बाबरी, जो चागताय तुर्की में लिखी गई थी, उसकी भी ट्रांसलेशन फारसी में करवाई, जिसे आज हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं। लेकिन इस पेंटिंग में एग्जैक्टली कौन सी किताब ट्रांसलेट हो रही है? अकबर के मकतब खाना की ग्रैंड प्रोजेक्ट महाभारत की ट्रांसलेशन हो रही है, जिसका फारसी तर्जुमा था रज़्मनामा, द बुक ऑफ वॉर, किताब जंग। अबुल फजल की अकबरनामा में हमें महाभारत की ट्रांसलेशन का बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये प्रोजेक्ट 1582 में शुरू हुआ था और 1584 से 1586 के बीच में खत्म हुआ, जिस बीच महाभारत के फारसी तर्जुमे को यानी रज़्मनामा को इलस्ट्रेट भी किया गया, यानी पेंटिंग्स भी बनाई गई। ये पेंटिंग्स महाभारत की स्टोरी के दिलचस्प हिस्सों को तस्वीर का रूप देती हैं, जैसे कि अर्जुन का मत्स्य भेदन, फिर द्रोणाचार्य की व्यूह रचना जिसमें अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मारा गया था, वगैरह वगैरह। ऐसी 1-2 पेंटिंग्स पे मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ये पेंटिंग लेकिन इंपीरियल रज़्मनामा की नहीं थी। जो रज़्मनामा 1582 में कमीशन हुई थी उसे स्कॉलर्स अक्सर इंपीरियल रज़्मनामा कहते हैं, क्योंकि वो हिज इंपीरियल मैजेस्टी बादशाह अकबर के लिए बनी थी। तो ये पेंटिंग फिर किस किताब का हिस्सा है, उस पर हम बाद में आते हैं। फिलहाल इस ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व थे उसके बारे में भी अबुल फजल हमें बताते हैं। पर्शियन ट्रांसलेटर्स थे नकीब खान, जो कि इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे, प्रिंसिपल ट्रांसलेटर थे और इन जनरल कोर्ट हिस्टोरियन भी। और उनकी हेल्प के लिए 3 और, मुल्ला शिरी एक पोएट यानी कवि, सुल्तान थानिसरी जो कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के कोर्ट में दबीर यानी सेक्रेटरी। बदायूनी इस प्रोजेक्ट का शायद सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, पर इससे पहले इन चारों को तो सिर्फ फारसी आती थी। संस्कृत में लिखी महाभारत कैसे समझे? नकीब खान रज़्मनामा के प्रीफेस में लिखते हैं कि उन्होंने इस ट्रांसलेशन को 1.5 साल में पूरा किया और उनकी मदद के लिए कई ब्राह्मण्स थे, जैसे कि देव मिश्र, शतावधाना, मधुसूदन मिश्र, चतुर्भुजा और शेख भावन, जिन्होंने इस्लाम कबूल लिया था। यहाँ नकीब खान बताते हैं कि उन्हें हिंदी में कई बार अकबर ने खुद महाभारत की कहानी समझाई थी। यहाँ हिंदी वो हिंदी नहीं है जो हम आज बोलते हैं या जो मैं बोल रही हूँ, या जो 19वीं शताब्दी की दिल्ली बोलती थी, शाह आलम द्वितीय बोलते थे। यहाँ हिंदी मतलब हिंदवी, हिंद की जुबान। वो जुबान कैसी थी उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो नकीब खान को अकबर ने खुद से भी महाभारत समझाई थी।
ये बात हमें अब्दुल कादिर बदायूनी भी बताते हैं अपनी सीक्रेट किताब मुंतखबुत तवारिख में। सीक्रेट क्यों? क्योंकि अकबर को नहीं पता था बदायूनी किताब लिख रहे हैं। क्यों नहीं पता था भाई? क्योंकि इस किताब में बदायूनी अपनी अकबर के खिलाफ पूरी भड़ास निकालते थे। यू सी, बदायूनी अकबर को कुछ खास पसंद नहीं करते थे और अक्सर उनकी बुराइयां अपनी किताब मुंतखबुत तवारिख में लिखा करते थे। इसीलिए ये किताब अकबर से छुपाना जरूरी था, अदरवाइज। और इस बात की भनक कि बदायूनी उन्हें पसंद नहीं करते शायद अकबर को भी थोड़ी सी थी। तभी तो बदायूनी बताते हैं कि नकीब खां को महाभारत की ट्रांसलेशन का इंचार्ज बनाने के बाद उन्होंने बदायूनी को बुलवाकर उन्हें भी ट्रांसलेशन में नकीब खां की मदद करने को कहा। बदायूनी हेटेड द जॉब। पहले तो बदायूनी अपने रिलीजन को लेकर काफी सीरियस थे, अच्छे मुसलमान थे। उनके हिसाब से महाभारत जैसी किताब को किसी मुस्लिम के लिए पढ़ना कुफ्र था, ब्लास्फेमी, क्योंकि उसमें हिंदू गॉड्स का जिक्र था वगैरह वगैरह। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि 3 से 4 महीने में वो बस महाभारत के 18 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स को ही ट्रांसलेट कर पाए। और जब ये काम अकबर को दिखाया गया तो उन्होंने बदायूनी को खूब सारी गालियां दी, हराम कहा, यानी अनलॉफुल अर्नर, जो हराम का खाता हो। आज भी बड़ी फेमस गाली है ये नॉर्थ इंडिया की गलियों में। और बदायूनी को कहा शलगम खोर, टर्निप ईटर, जो शलगम खाता। हाउ इज दैट अ गाली? एक्चुअली इट इज अ गाली। शलगम इज हॉरिबल। इवन शलगम गोश्त भी, गोश्त ही गुड रहता है उसमें, शलगम तो बकवास ही है। एनीवे, नॉट श्योर अकबर के ज़माने में इसका क्या मतलब था, बट शलगम क्लियरली कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी। हो सकता है स्टेटस मार्कर हो, एज इन शलगम कुड बी पुअर मैन्स वेजिटेबल, जैसे आज आलू है, तो इनडायरेक्टली वो बदायूनी को गरीब कह रहे हों। खैर, इसके अलावा जब बदायूनी ने अकबर से ये व्यक्त किया कि उनके लिए, यानी बदायूनी द गुड मुस्लिम के लिए, महाभारत पढ़ना कुफ्र है, तो अकबर ने कहा नक्ल कुफ्र कुफ्र नीस्त, यानी कुफ्र की नकल करना खुद कुफ्र करना नहीं होता। नकल यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए हुआ है, क्योंकि बदायूनी ने जो 2 चैप्टर ट्रांसलेट किए थे उसमें उन्होंने ट्रांसलेशन से ज़्यादा अपने ओपिनियन डाल दिए थे कि इस्लाम में तो ये सही नहीं होता, वो सही नहीं होता, और ये तो कुफ्र है और वो भी कुफ्र है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अकबर का ग्राउज ये था कि भाई आप सिर्फ ट्रांसलेशन करें, अपने ओपिनियन ना डालें। खैर, अकबर वॉज डिसअपॉइंटेड और एक काम बदायूनी से ले लिया गया। नकीब खां ने फिर इसे पूरा किया। अकबर की चुगली करने के अलावा मुंतखबुत तवारिख हमें रज़्मनामा की ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करती है। मुअब्बिरान यानी संस्कृत स्कॉलर्स ने महाभारत की एक एक्सप्लेनेशन तैयार की ताकि मुतर्जिमान यानी पर्शियन ट्रांसलेटर्स जैसे कि नकीब खान वगैरह उसकी पर्शियन में एक जिस्ट प्रिपेयर कर सकें, जिससे फिर फैजी कोर्ट हिस्टोरियन, जिनका मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था, वही फैजी फिर इन्हें नज़्म व नस्र यानी वर्स एंड प्रोज में पिरो सकें। ये पेंटिंग धनु नाम के आर्टिस्ट की मानी जाती है। अकबर के तस्वीर खाने में कई नॉन मुस्लिम पेंटर्स थे, जैसे कि धनु, केशकला, धर्मदास और मेरे फेवरेट मुगल आर्टिस्ट द क्रेजी जीनियस दाशवंत, जिनकी रज़्मनामा की पेंटिंग्स आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। पर धनु की ये पेंटिंग 1582 वाली इंपीरियल रज़्मनामा का हिस्सा नहीं है। बदायूनी बताते हैं कि जब रज़्मनामा बनकर तैयार हो गई अपनी पेंटिंग्स वगैरह के साथ, तो फिर नोबल्स को ये फरमान दिया गया कि वो इसकी कॉपीज बनवाएं। उन कॉपीज में से एक कॉपी थी 1598-1599 में बनी, जिसकी सबसे पहली पेंटिंग है ये, जहां मुअब्बिरान हिंदू स्कॉलर्स, मुतर्जिमान मुस्लिम स्कॉलर्स के संग बैठ के महाभारत का संस्कृत से फारसी में तर्जुमा कर रहे हैं।
ये कॉपी शायद किसी रॉयल फैमिली के मेंबर के लिए ही बनी थी, पर उतने बड़े स्केल पे नहीं। इसकी पेंटिंग्स की बनावट, साइज वगैरह से पता चल जाता है, जो कि ओरिजिनल रज़्मनामा से काफी छोटी है। इंपीरियल रज़्मनामा की पेंटिंग्स, उनका क्या हुआ? काफी बुरा हुआ। इंपीरियल रज़्मनामा की कस्टडी जयपुर सिटी पैलेस म्यूजियम के पास है, जिन्होंने 1740s में इसे 4024 अकबरी रुपए में, 4024 अकबरी रुपए में खरीदा था। लेकिन जयपुर के रजवाड़ों का आपस में ही बैर हो गया कि ये रज़्मनामा किसको जाएगी। तो 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक कमरे में बंद करवा दिया और उस पर ताला लगवा दिया। आर्ट हिस्टोरियंस के हिसाब से ये अब एक अच्छे कंडीशन में नहीं है। इसका पेपर पेरिशेबल है और उसे बचाने के ज़्यादा कयास भी नहीं लगाए जा रहे। हाउ अनफॉर्चुनेट। एक इतनी ऐतिहासिक धरोहर है हमारे पास, एंड बिकॉज ये रजवाड़े डिस्प्यूट नहीं सेटल कर पा रहे हैं, तो वो बंद रहकर समय की भेंट चढ़ रही है। एब्सोल्युटली क्रिमिनल। भाई किसी रजवाड़े की नहीं है वो, मेरी हिस्ट्री है, तुम्हारी हिस्ट्री है, हम सबकी हिस्ट्री है। उसको एक अव्वल तरीन म्यूजियम में होना चाहिए इंडिया के, बट अफसोस। खैर, स्पेशल परमिशंस ऑब्टेन करके आर्ट हिस्टोरियन ए.के. दास ने इसे देखा है, कॉपीज भी ली हैं इसकी पेंटिंग्स की, जिसमें से 2 के बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं, मैंने पहले ही लिंक कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। आखिर में अकबर का महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट करवाने का क्या मकसद था? पहले तो अकबर ने फारसी में कई किताबों का तर्जुमा कराया, जैसे कि मैं पहले बता ही चुकी हूँ। उनके दादा का रोजनामचा, बाबरनामा और रामायण भी, क्योंकि वो फारसी को मुगल दरबार और एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बनाना चाहते थे। बादशाह के लिए काम कर रहे हर छोटे बड़े को फारसी सीखनी जरूरी थी और इसके लिए उनको बाकायदा फारसी सिखाने का भी बंदोबस्त किया गया। दूसरा रीजन अबुल फजल रज़्मनामा के प्रीफेस में हमें बताते हैं कि महाभारत का तर्जुमा क्यों करवाया गया, क्योंकि अकबर के हिसाब से ऐसी ट्रांसलेशन से हिंदू और मुस्लिम्स को पता चल जाएगा कि उनके रिलीजन्स में कितनी कॉमनैलिटी है, यानी समानता है। तो यहाँ एम मजहबी तनाव को खत्म करने का था। रज़्मनामा महाभारत का फारसी तर्जुमा फिर एक पुल की तरह थी जो हिंदू मुस्लिम को जोड़ सके। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे पहले कि मैं बाय बाय कहूँ, एक बार फिर से रिमाइंड कर दूँ कि आज की एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप अपनी जिज्ञासा पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए।